जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा कि जो ऑसिलेटिंग बॉडीज होती हैं या वाइब्रेटिंग बॉडी होती है, उसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसीज जनरेट होंगी। तो जितनी भी बॉडीज हैं जो ऑसिलेट करेंगी, वाइब्रेट करेंगी स्टूडेंट्स, उनकी वजह से कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होंगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसीज के साथ क्या ताल्लुक है। जो बॉडीज वाइब्रेट करती हैं या ऑसिलेटरी मोशन प्रूव करती हैं, वहां पर रेजोनेंस का और फ्रीक्वेंसीज का आपस में क्या ताल्लुक है, आइए देखते हैं। वी ऑब्जर्व डेली दैट व्हेन अ स्विंग इज वाइब्रेटिंग, इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स वाइब्रेशन। कि अगर कोई छोटा बच्चा स्विंग ले रहा है, झूला ले रहा है, तो वो ये चाहता है कि उसकी जो वाइब्रेशंस है या जो उसकी स्पीड है वो इंक्रीज की जाए। टू डू सो वी गिव अ स्पेसिफिक मूवमेंट टू आवर बॉडी एट अ सूटेबल टाइम। हम लोग क्या करते हैं कि अपनी बॉडी को किसी सूटेबल टाइम के ऊपर एक पुश देते हैं, जिसकी वजह से वो स्विंग आहिस्ता आहिस्ता उस पुश की वजह से तेज होता जाता है। इससे क्या होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा वाइब्रेशन का। कि अगर एक पर्सन स्विंग के ऊपर झूला ले रहा है, अगर वो हल्का सा पुश दे, उसको अपनी बॉडी को इस तरह मूवमेंट करे आगे की तरफ, तो वो स्विंग क्या होगा, उस धक्के की मदद से आगे की तरफ चला जाएगा। और इस तरह बार बार करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, उस स्विंग की वाइब्रेशंस इंक्रीज करती जाएंगी और उसका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी की जो फ्रिक्वेंसी है वो किसके साथ मैच करती है, एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं तो वो स्विंग की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करेगी। और उसके मैच करने की वजह से क्या होगा, उसको एक हल्का सा पुश मिलेगा, जिसकी वजह से वो स्विंग जो है ज़्यादा इंक्रीज्ड अमाउंट में ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा। वो स्विंग ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करेगा। ऑन कॉन्ट्रेरी सम सस्पेंशन ब्रिज, कुछ ब्रिजेस जो बनाए जाते हैं, इट इज एडवाइज्ड दैट द जनरल पब्लिक और आर्मी ट्रूप्स शुड नॉट मार्च इन स्टेप्स। कि जो जनरल पब्लिक अगर उस सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर से गुजरे या आर्मी ट्रूप्स गुजरे, तो वो स्टेप्स में या मार्च करते हुए उसके ऊपर से नहीं गुजर सकेंगे। द रीजन इज दैट द ब्रिज रिसीव्स पीरियोडिक इम्पल्सेस बाय द रेगुलर स्टेप्स। क्या होगा कि जो ब्रिज है वो रेगुलर स्टेप्स की वजह से इम्पल्सेस को ऑब्जर्व करेगा। एंड इफ द टाइम पीरियड ऑफ पल्सेस हैपेंस टू बी इक्वल टू द नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ द ब्रिज, अगर उन स्टेप्स का टाइम पीरियड किसके इक्वल हो जाए, जो ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल, तो क्या होगा, अ वाइब्रेशन ऑफ डेंजरसली लार्ज एम्पलीट्यूड में रिजल्ट एंड द ब्रिज में कोलैप्स। तो क्या होगा कि लार्ज वाइब्रेशन जो कि खतरनाक होंगी और जो ब्रिज है वो इजीली कोलैप्स कर जाएगा। These examples shows that there is always a marked increase in amplitude of vibrating body when an external force having a time period equal to the natural time period of the body is applied to it। क्या होगा कि उसको एक हल्का सा पुश मिलेगा जब एक बॉडी जो कि उसके ऊपर धक्का लगाएगी या फिर उसके ऊपर जोर लगाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी उस दूसरी बॉडी के टाइम पीरियड के साथ मैच कर जाए। तो इसके इक्वल होने की वजह से क्या जनरेट होगा स्टूडेंट्स, रेजोनेंस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोनेंस। thus it also occurs when the applied force has frequency an integral multiple of the natural frequency of the body। कि क्या होता है, जब नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ दूसरी बॉडी की फ्रिक्वेंसी मिलती है, तब वहां पर रेजोनेंस जनरेट होती है। इफ एफ इज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ अ बॉडी, अगर एफ हमारे पास नेचुरल फ्रिक्वेंसी हो, देन रेजोनेंस टेक्स प्लेस एट, रेजोनेंस कब टेक प्लेस करेगा, जब F2 किसके इक्वल होगा, टू F1 F3, यानी कि एक बॉडी की फ्रिक्वेंसी और दूसरी बॉडी की फ्रिक्वेंसी, विच इज इक्वल टू 3F1 F4, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 4F1 अप टू स्वान Fn। ये तमाम किसके इक्वल होंगे स्टूडेंट्स, एन F1। एन हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीजर नंबर है जिसकी फ्रिक्वेंसी मैच करेगी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ जो कि F है हमारे पास। एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास जो रेजोनेंस है, एक बॉडी की वजह से, एक बॉडी की वाइब्रेशन करने की वजह से उसकी फ्रिक्वेंसी मैच करेगी दूसरी बॉडी के साथ, और उस फ्रिक्वेंसी की वजह से जो दूसरी बॉडी है उसमें भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होगी। एक्सपेरिमेंट है अ नंबर ऑफ सिंपल पेंडुलम्स। कुछ नंबर हैं सिंपल पेंडुलम की, कुछ तादाद के सिंपल पेंडुलम्स लटकाए गए हैं जिनको नाम दिया गया A B C और E का, अटैच्ड विद अ स्ट्रेच स्ट्रिंग।
उनको स्ट्रेच स्ट्रिंग के साथ अटैच किया गया, जैसा कि आपकी डायग्राम में दिखाया जा रहा है। द स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड इन बिटवीन द टू हुक्स, स्ट्रिंग्स जो है वो दो हुक्स के दरमियान में अटैच्ड है। लेंथ्स ऑफ ए बी आर सेम, जो पहले दो पेंडुलम्स हैं ए बी, उन दोनों के स्ट्रिंग्स की लेंथ सेम होगी। एंड इज इक्वल टू एल, जो किसके इक्वल है, एल के इक्वल। एंड लेंथ्स ऑफ सी एंड डी आर सेम एंड इज इक्वल टू कैपिटल एल। और उसके अलावा जो सी और डी हैं उन दोनों की भी लेंथ्स क्या होंगी स्टूडेंट्स, इक्वल होंगी, जिनको हम लोग एल से डिनोट कर रहे हैं। अब एक केस देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ ई इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ए एंड बी, एक और पेंडुलम है ई, जिसको हम लोगों ने बाकी चारों पेंडुलम से सेपरेट रखा हुआ है। इस केस में क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास जो ई पेंडुलम है उसकी लेंथ को इक्वल कर दिया जाए ए और बी की लेंथ के साथ, एंड इफ ई इज सेट इनटू वाइब्रेशंस, और ई को वाइब्रेशन पे लगा दें। अगर ई पेंडुलम को हल्का सा पुश दें तो क्या करेगा, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, कि वो जिस प्लेन के अलोंग है उसी के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा। देन आफ्टर सम टाइम वी सी दैट, थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे, क्योंकि ई की लेंथ किसके इक्वल की थी हम लोगों ने, ए और बी के, तो उसके साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से ए और बी की लेंथ के जो पेंडुलम्स लटके हुए हैं स्टूडेंट्स, वो भी वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे ऑटोमेटिकली, बिकॉज ऑफ सेम लेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज। बट सी एंड डी विल रिमेन एट रेस्ट, लेकिन जो सी और डी पेंडुलम है वो रेस्ट पर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी लेंथ में डिफरेंस है किससे, ई से, यानी कि ई की लेंथ इक्वल थी ए और बी पेंडुलम के साथ, उसकी वाइब्रेशन की वजह से ए और बी ने भी स्टार्ट कर दी वाइब्रेशंस, लेकिन सी और डी में वाइब्रेशंस नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ उसके इक्वल नहीं थी। एक और केस है, इफ द लेंथ ऑफ ई इज मेड इक्वल टू लेंथ ऑफ सी एंड डी। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पेंडुलम ई है उसकी लेंथ को इक्वल करेंगे पेंडुलम सी और डी के साथ, एंड ई इज सेट इनटू वाइब्रेशंस, और ई को हम लोग वाइब्रेशंस पे लगा दिया बाय अप्लाइंग सम फोर्स। वी सी इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, सी एंड डी विल स्टार्ट वाइब्रेशंस, सी और डी भी उस ई पेंडुलम की वजह से वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे, while ए एंड बी विल रिमेन एट रेस्ट। सो ए और बी क्या रहेंगे, रेस्ट पर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ सेम नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने देखा कि अगर फ्रीक्वेंसीज वाइब्रेटिंग बॉडी की आपस में मैच कर जाएं तो क्या होता है, दूसरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। यह है हमारे पास रेजोनेंस, जो कि वाइब्रेटिंग बॉडी में सेम फ्रीक्वेंसी की वजह से प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो रेजोनेंस है स्टूडेंट्स, इसकी हमारी आम जिंदगी में टेक्नोलॉजी के साथ और इसके अलावा जहाँ जहाँ हम लोग रेजोनेंस को यूज कर सकते हैं वहाँ पर ये कितना फायदेमंद है। सबसे पहले है रेडियो एंड रेजोनेंस। Tuning a radio is the best example of electrical resonance. When we turn the knob of radio to tune our station, जब हम लोग उसकी नोब को ट्यून करते हैं, we are changing the natural frequency. हम लोग नेचुरल फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, किसके, इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो रिसीवर लगा हुआ है, टू मेक इट इक्वल टू द ट्रांसमिशन फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडियो स्टेशन। तो जो रेडियो स्टेशन है वहां से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करने के लिए। When the two frequencies match, energy absorption is maximum and this is the only station we hear. जब दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाएगी, रेडियो और रेडियो स्टेशन की, तो हम लोग जो स्टेशन को सुनेंगे वो वही स्टेशन होगा जिसकी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसीज मैच की हैं। नंबर 2 है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, जिसको हम लोग MRI भी कहते हैं। ये हमारा जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है हमारे पास स्टूडेंट्स, वहां पर MRI को बहुत ही इंपॉर्टेंटली देखा जाता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस स्कैनिंग हैज ग्रेटली इंप्रूव्ड medical diagnosis. Storing strong radio frequency radiations are used to cause nuclei of atoms to oscillate. क्या किया जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस को यूज किया जाता है न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स को ऑसिलेट करवाने के लिए या वाइब्रेट करवाने के लिए। व्हेन रेजोनेंस अकर, जब वहां पर रेजोनेंस पैदा होगी, एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल्स। वो एनर्जी कौन अब्सॉर्ब करेगा, मॉलिक्यूल्स। द पैटर्न ऑफ एनर्जी अब्सॉर्प्शन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ कंप्यूटर एनहांस्ड फोटोग्राफ। वो जो पैटर्न होगा एनर्जी अब्जॉर्प्शन का, वो किस लिए इस्तेमाल होगा फिर, उस कंप्यूटर एनहांस्ड फोटोग्राफ में, जिससे हम लोग इजीली स्कैन को देख सकते हैं। एक और इसका वास्ट एडवांटेज है कुकिंग ऑफ फूड एंड रेजोनेंस,
कि रेजोनेंस का कैसे कुकिंग ऑफ फूड के साथ ताल्लुक है। इन अ माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव विद अ फ्रीक्वेंसी सिमिलर टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके सिमिलर होगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। वाइब्रेशन ऑफ वाटर, यानी कि जो हम लोगों ने उसके अंदर चीज रखी है, उसके अंदर अगर पानी मौजूद है तो उसकी जो वाइब्रेटिंग बॉडीज हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी के साथ। और इसके अलावा जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी माइक्रोवेव ओवन की फ्रीक्वेंसी के साथ। व्हेन फूड विच माइक्रो ओवन contains water molecules, ऐसा फूड, ऐसा खाना जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, is placed in oven, the water molecules resonate। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रेजोनेट करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, वाइब्रेट करेंगे, एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम माइक्रोवेव्स। उन माइक्रोवेव से वो क्या करेंगे? एनर्जीज को एब्जॉर्ब करेंगे एंड कॉन्सिक्वेंटली गेट्स हीटेड अप। तो क्या होगा? खाना वैसे ही गर्म हो जाएगा। द प्लास्टिक और ग्लास कंटेनर्स डू नॉट हीट अप। प्लास्टिक जिस चीज में होगा और जिसमें ग्लास होगा वो हीट नहीं करेंगे, सिंस दे डू नॉट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इन सारी एग्जांपल्स और एक्सपेरिमेंट्स से हम लोगों ने समझा कि कैसे रेजोनेंस अकर होता है बॉडीज के अंदर ड्यू टू वाइब्रेशन, कि कोई भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स जब वाइब्रेट करते हैं, फ्रीक्वेंसीज मैच करती है, तो वहां पर रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है। थैंक यू।